नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर करियर की में। हम लोग इस समय शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में जो है हमेशा पूछा जाता है। तो शब्द शक्ति में अभी तक हम अभिधा पढ़ चुके, लक्षणा पढ़ चुके। आज जो है व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति जो व्यंग पर आधारित है ऐसा कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यंग पर ही आधारित होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। व्यंजना शक्ति शब्द शक्ति शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, आपको पहले पढ़ाए भी हैं। अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। तो व्यंजना हम पढ़ेंगे पहले। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के जिस व्यापार से, यानी व्यापार मतलब आदान प्रदान, बातचीत का जो तरीका है, जैसे हम आपसे बात करें, आप हमसे, क्या है व्यापार। कह रहे हैं शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो। मुख्य यानी मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ, लक्षण, इससे भिन्न, इससे अलग हटकर अगर अर्थ की प्रतीत हो, अर्थ की जानकारी मिले, तो उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर एक बार परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जहाँ पर अभिधा द्वारा नहीं अर्थ पता चले या लक्षणा द्वारा जहाँ पर अर्थ नहीं पता चले, व्यंजना के द्वारा अर्थ जहाँ पता चलता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी अभिधा और लक्षणा के अलावा जब अर्थ की प्रतीत होती है, वहाँ क्या हो जाता है? हमारा व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण है, वाह तुम तो बड़े गुरु निकले। यहाँ देखिए, अगर हम सीधे इसका अर्थ लें अभिधा के द्वारा, वाह तुम तो बड़े गुरु निकले, तो कोई सीधे अर्थ इसका नहीं निकल पा रहा है। कोई गुरु निकले ऐसा कोई है नहीं। अगर लक्षण के आधार पर कहें, गुरु के तरह तुलना करें, तो श्रेष्ठ कहा जाएगा, लेकिन वहाँ भी वो भी बात नहीं निकल रही है। यहाँ कह रहे हैं वाह तुम तो बड़े गुरु निकले, मतलब तुम तो बहुत चालाक निकले। यहाँ गुरु का तात्पर्य क्या हुआ? चालाक, मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकले, यानी जितना हम सोचे थे उससे भी ज़्यादा आप चालाक निकले। इसके तीसरा अर्थ प्रधान हो रहा है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है। तो यहाँ हमारा क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 4 बज गए। 4 बज गए, 4 बज गए कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे शाम को अगर हम कहें, जो पूजा अर्चना करने वाले हैं वो समझ जाएंगे 4 बज गए, इसका मतलब जो है पूजा करने का समय हो गया। मान लीजिए छात्र के लिए है, कोचिंग जाने के अर्थ में अगर लिया जाए, कोई छात्र है, पढ़ रहा है, 4 बजे कोचिंग जाता है, तो उसको अगर कहा जाए 4 बज गए, तो क्या समझेगा? कोचिंग जाने का समय हो गया। या खाना बनाने वाली महिला है घर का, अगर उन्हें 4 बज गए, क्या गया 4 बजे वो खाना बनाती हैं, तो यह समझेंगे कि 4 बज गए, यानी खाना बनाने का समय हो गया। या किसी के घर के परिवार के हैं, कहीं दूर रहते हैं, 4 बजे आ जाते हैं, तो वह सोचेंगे 4 बज गए, इसका मतलब वो आ गए। तो एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ लिया जाए, तो हाँ हमारा क्या हो जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति। यानी व्यक्ति के सोचने के आधार पर जो अलग अर्थ होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे यहाँ देखते हैं, अगला उदाहरण हो, सोते रहिए अभी 8 ही बजे हैं। यहाँ व्यंग के रूप में है। सोने के उठने का समय तो क्या है हमारा? 4-5 बजे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सोते रहिए अभी 8 ही बजे हैं, मतलब सुबह के अभी 8 ही बजे हैं, ऐसा तो है नहीं 8 बजे उठने का समय होता है। उठने के समय 4 या 5 बजे होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सोते रहिए अभी 8 ही बजे हैं, यानी व्यंग कर रहे हैं। तो व्यंजना में व्यंग प्रधान भी होता है। जरूरी नहीं हमेशा व्यंग ही हो, लेकिन व्यंग भी होता है। तो कहने का मतलब 8 बज गए हैं, सभी लोग जिसको जहाँ जाना था चले गए, खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं, लेकिन अभी तुम सोए ही हो। तो यहाँ व्यंग के रूप में प्रयोग किया गया। तो यहाँ हमारा क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो आइए व्यंजना शब्द शक्ति समझ गए होंगे आपको। इसके भेद हम देखते हैं। व्यंजना शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। पहला है शाब्दिक व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। पहला शाब्दिक व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना देखते हैं हम पहले। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, शाब्दिक व्यंजना कहलाता है। कहने का मतलब, जहाँ शब्द विशेष के कारण, किसी शब्द के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द अगर हटा दिया जाए, उसको स्थानांतरित करिए, उसकी जगह दूसरा रख दिया जाए, तो वहाँ व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। वहाँ क्या होता है? शाब्दिक व्यंजना होता है।
शब्द के अगर रखा जाए तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ क्या होता है शाब्दिक व्यंजन। जैसे उदाहरण यहाँ हमारा है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। कह रहे हैं चिर जियो जोरी जुरे, मतलब चिरंजीव रहो, आपकी जोड़ी जुड़ी रहे, जुड़ा रहे, आपका जोड़ी जो है बना रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों स्नेह गंभीर, क्यों प्रेम आपका गंभीर नहीं होगा, क्योंकि को घट ये वृषभांजा, कोई एक किसी से कम नहीं है। एक क्या है, ए वृषभांजा, एक वृषभांजा, वृषभान की पुत्री यानी राधा है। दूसरे कौन है, वे हलधर के वीर, वे क्या हैं, हलधर के भाई हैं यानी कृष्ण हैं। एक अर्थ इसका हो गया कि राधा, वृषभांजा का अर्थ राधा और हलधर का अर्थ क्या हो गया, कृष्ण। और दूसरा अगर अर्थ लिया जाएगा यहाँ वृषभ अनुजा यानी वृषभ की बहन, मतलब गाय की बैल की बहन। तो बैल की बहन क्या होगा, गाय, एक अर्थ गाय हो जाएगा, दूसरा क्या है हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल। तो यहाँ हम देखते हैं इसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, वृषभांजा का और हलधर का। अगर इसके जगह पर हम जो है यहाँ केवल राधा रख दें, यहाँ केवल बैल रख दें तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, तब यहाँ इसका व्यंजना समाप्त हो जाएगा। यानी जो शब्द है अगर उसी रूप में है तभी हमारा क्या है, व्यंजना सर सकती है। यानी जहाँ श्लेष के वे उदाहरण जो एक से अधिक अर्थ प्रदान करते हो किसके अंतर्गत आते हैं, शाब्दिक व्यंजना के। जैसे और एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है रहीमदास की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ भी हम देखते हैं एक पानी का अर्थ क्या हो जाता है चमक, दूसरे का अर्थ क्या हो जाता है सम्मान, तीसरे का जल। लेकिन उसको अर्थ दूसरे स्थान पर अगर स्थान थे तो उसके स्थान पर सम्मान की जगह उसको रख दे तो अलग अलग उसका अर्थ हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, शाब्दिक व्यंजना नहीं रहेगा। यानी शाब्दिक व्यंजना में वे शब्द होते हैं जिसको अलग अलग अर्थ देते हैं, साथ ही अगर उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, व्यंजना हमारी समाप्त हो जाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है, शाब्दिक व्यंजना। अब आइए हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, आर्थी व्यंजना। इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है तो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। कह रहे हैं अभी तो इसमें हम देखें एक शब्द पर आधारित होता था व्यंजना, लेकिन यहाँ क्या है, अर्थ पर आधारित होता है, तो वहाँ क्या होता है, आर्थी व्यंजना। यहाँ हम देखें वृषभान के स्थान पर अगर राधा रख देते हैं वृषभांजा के स्थान पर तो इसका सही अर्थ, सही व्यंजना नहीं बन पाती। लेकिन इसके स्थान पर हम देखते हैं उदाहरण पहले, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजव वहे वा यमुना के तीर। यहाँ हम देखते हैं सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, अगर शीतल की जगह हम ठंडा रख दें या समीर की जगह वायु रख दें तो भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा देखें, मन हवे जात अजव वहे वा यमुना के तीर, तीर की जगह अगर हम किनारा कर देते हैं तो भी इसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा क्या है, आर्थी व्यंजना। और उदाहरण देखिए जैसे है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। यह भी क्या है, आर्थी व्यंजना के उदाहरण है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए देखते हैं फिर इसके हम और तरीके से तीनों को समझाते हैं कि कैसे आपको अलग अलग परीक्षा में आए तो कैसे आप समझा लेंगे, समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना मुख्य रूप से कैसे हम पहचानेंगे, परीक्षा में आ जाता है तो कैसे पहचानेंगे। अच्छा, अभिधा के भेद भी जान गए, लक्षणा के भी, व्यंजना के भी आपको बताया दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, दूसरा होता है लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना, जो उच्च कक्षाओं में पूछता है, सीटेट वगैरह में नहीं पूछता, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। आइए आपको हम बताएं कैसे पहचानेंगे, परीक्षा में आ जाता है तो हम कैसे जानेंगे ये अभिधा है कि लक्षणा है, ये व्यंजना है। देखिए ध्यान देखेंगे आप लोग, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। देखिए पहला है इसका अंतर में क्या है, शब्द का मुख्य या सर्वाधिक प्रचलित अर्थ होता है। अभिधा में क्या होता है, शब्द का जो मुख्य या सर्वाधिक प्रचलित अर्थ होता है, यानी संकेतार्थ होता है, जो हम कहना चाहते हैं उसी रूप में जो ग्रहण किया जाता है वो क्या होता है, अभिधा होता है। जैसे हम कहें बैल एक उपयोगी पशु है,
तो यहाँ हमारा क्या मतलब हुआ, बैल के लिए कहा गया है जो एक उपयोगी है, जो हमारे खेती में काम देता है, हमारे उपयोग में आता है, वह क्या है, उपयोगी है। तो सीधे इसका अर्थ निकल रहा है। दूसरा है लक्षणम, क्या है, शब्द के मुख्य अर्थ से हटकर उसी से लक्षण के आधार पर निकाला जाता है। शब्द का जो मुख्य है, यहाँ तो मुख्य अर्थ ही लिया जाता है, यहाँ मुख्य अर्थ से हटकर दूसरा क्या है, लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला। जैसे कहा जाए महेश बैल है, तो महेश तो जानवर है नहीं, बैल है। महेश के जो है बैल जैसा व्यवहार करता है, महेश जो है मूर्ख है, लक्षण बता रहा है, तो क्या कह रहा है, लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। अगला इसमें है मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, मुख्यार्थ में जो सीधे अर्थ लिया जाता है, लक्ष्यार्थ जो लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाता है, और इसमें क्या मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है। जैसे कहा बैल आ गए, तो बैल आ गए, न यहाँ सीधे इसका अर्थ है बैल आ गए और न इसका कोई लक्षण बताया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है बैल आ गए, यानी समय शाम का हो गया, 4 बज गया या 5 बज गया, जो कार्य जो करते हैं, बैल के खिलाने पिलाने का समय हो गया, बैल खेत में काम करके आ गए, तो वहाँ हम कल्पना के आधार पर अर्थ निकालते हैं, वह हमारा क्या हो जाता है, व्यंजना। दूसरा देखते हैं अंतर हम, अभिधा का अर्थ निश्चित होता, कोई कल्पना का प्रयोग नहीं होता। अभिधा, अभी तो हम देखें, यह मुख्यार्थ होता है और वह सर्वाधिक जो प्रचलित अर्थ देता है। दूसरा अभिधा का अर्थ निश्चित होता है, इसमें अर्थ जो है इसका निश्चित होता है, इसमें कल्पना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखें, अभी हम देखें बैल एक उपयोगी पशु है, यह बैल इसका हम सीधे अर्थ निकाल लिए। दूसरा हम देखें मेरा मित्र क्या है, मूर्ख है, तो यहाँ हमारे मित्र के जो चर्चा की जा रही है उसका मूर्खता से की जा रही है, उसमें सीधे अर्थ हो रहा है, इसमें कोई लक्षण की बात नहीं, कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, सीधे इसका अर्थ ले लिया जा रहा है, मेरा मित्र मूर्ख है। दूसरा देखते हैं, लक्षण का अर्थ निश्चित नहीं होता परंतु दिशा निश्चित होती है। लक्षण क्या होता है, लक्षण में अर्थ जो है इसका निश्चित नहीं है, लेकिन इसका जो है दिशा की बात होती है, यह निश्चित होती है। तो इसका जो दिशा निश्चित होती है, जैसे कहें मेरा मित्र गधा है, तो गधा से तात्पर्य क्या है, मेरा मित्र जो है बेवकूफ़ है, यानी मूर्ख है, गधा जैसा व्यवहार कर रहा है, जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ इसकी दिशा जो है निश्चित है, गधा जैसा व्यवहार है उसका, या लेकिन इसका अर्थ निश्चित नहीं होता। अब यहाँ देखिए, जैसे संदर्भ के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, जैसा वाक्य है, जैसा समय है, जैसा संदर्भ, उस आधार पर जो है अर्थ निकाला जाता है, इसमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कहें मेरा मित्र बृहस्पति है, तो जो जिसका मित्र जो है व्यंग्य के रूप में कहा जाए, कुछ प्रश्न अगर किसी से पूछा जाए वह नहीं बता पा रहा है, तो कहा जाए मेरा मित्र तो बृहस्पति बहुत बुद्धिमान है, यानी उस पर व्यंग्य कसा जा रहा है। लेकिन अगर उससे दूसरा है, अगर कोई अर्थ बता दे रहा है, दूसरा मित्र है उसको लिए कहा जाए मेरा मित्र तो बृहस्पति यानी बहुत बुद्धिमान है, उसको जो पूछा जाए बता देगा, यानी हर चीज़ में माहिर है, सब कुछ जानता है। तो उसके लिए जिस जैसे लोग हैं उसी आधार पर, यानी संदर्भ के आधार पर इसका अर्थ बदला जाता है, कल्पना के आधार पर अर्थ बदला जाता है। तो हमारा क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला उदाहरण देखते हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो हरिश्चंद्र जैसे यहाँ बताया कि इसका सीधा अर्थ लिया जाता है और इसमें कल्पना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और अर्थ जो है निश्चित होता है। तो हरिश्चंद्र क्या है, सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र जो थे बहुत सत्यवादी थे, सत्य का पालन करते करते अपने परिवार का पूरा जीवन दांव लगा दिए थे, तो उन्हें सत्यवादी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, शब्द के अर्थ से हट कर लक्षण के आधार पर लिया जाता है और इसमें जो अर्थ निश्चित नहीं होता, दिशा निश्चित होती है। तो यहाँ जैसे कहें रमेश हरिश्चंद्र है, रमेश के व्यवहार में रमेश के सत्यवादी है, यानी वह सत्य बोलता है, तो इसका जो है दिशा निश्चित है, हरिश्चंद्र की तरफ जा रहा है दिशा, यानी सत्यवादी की तरफ जा रहा है, ईमानदारी की तरफ जा रहा है। तो दिशा निश्चित है लेकिन अर्थ निश्चित नहीं, लक्षण के आधार पर जो ग्रहण किया जाए तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो जैसे रमेश हरिश्चंद्र है, यानी रमेश जो है सत्यवादी है, लक्षण लिया जा रहा है। लेकिन अगर कहा जाए वाह रे हरिश्चंद्र, कोई व्यक्ति है अगर उससे कुछ कहा जाए, मतलब वो बहुत बेईमानी करता है, सत्यवादी नहीं है, उसके लिए व्यंग्य कहा जाए वाह रे हरिश्चंद्र, बहुत हरिश्चंद्र का तरह दिखाई दे रहे हो, तो हाँ क्या है, मतलब व्यंग्य किया जा रहा है। तो व्यंजना व्यंग्य भी होता है, लेकिन दूसरा अर्थ भी इसका ले सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा दानी है। आज भी ऐसे लोग हैं सत्यवादी हैं कि सत्य से डिगने वाले नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं, अगर वे हैं उनके विषय में कहा जाए वाह रे हरिश्चंद्र, यानी बहुत ही
आज के ज़माने में भी क्या है, सत्यवादी हैं। तो यह हमारा क्या है, व्यंजना के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें भी कल्पना की जरूरत पड़ती है और अन्य अर्थ निकाला जाता है, न कि अभिधा की तरह सीधे अर्थ लिया जाता है, लक्षण तरह लक्षण के आधार पर। जैसे अगर हम कहें गंगा देव नदी है, गंगा जो है एक नदी है, उसका नाम है गंगा और वह देवों की नदी है, तो इसका अभिधा के अर्थ में सीधे अर्थ ले लिया गया है। लेकिन अगर कहा जाए घर में गंगा है, यानी घर में क्या है, पवित्रता है, अगर लक्षण के आधार पर लिया जाए गंगा पवित्र नदी है, देवों की नदी है, तो क्या है, घर में पवित्रता है, स्वच्छता है, तो वह क्या है हमारे किसके अंदर हो जाएगा, लक्षण में। लेकिन अगर कहें किसी गंगा किसी का नाम है, गंगा शाम हो गई, यानी उसको पुकारा जा रहा है कि शाम हो गई, यानी खाना बनाने का समय हो गया, या ऐसा कहा जाए दिया बाती का समय हो गया, या जो मंदिर में रहते हैं उनके अर्थ में लिया जाए पूजा करने का समय हो गया, शाम हो गया, उसमें बत्ती जलाने को हो गया, अगरबत्ती जलाने का, पूजा अर्चना करने का समय हो गया, तो वहाँ का अर्थ लिया जाता है। या अगर घर में कोई व्यक्ति है कहीं बाहर रहता है, घर में आने का समय हो गया, वहाँ क्या हो जाएगा, शाम के अर्थ में क्या अर्थ लिया जाएगा कि घर आने के आ गया। तो इस तरह से हम आपको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आपको समझा दिए, इसके अंतर भी समझा दिए हैं। ये परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर आता है। आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छा अंक दिलाएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।